हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके साथ जुड़े हैं कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। तो हमारा जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं, बहुत सारे चेंजेस लेकर आए हैं 2020 के अंदर, और काफी सारे चेंजेस अभी इसके दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 से ही इनफोर्स में आए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि क्या अमेंडमेंट्स, क्या चेंजेस यहां पर आए हैं, क्योंकि कंपनी लॉ हमारे सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जिसके बारे में पता होना चाहिए। तो आइए जी अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 इसे पार्लियामेंट ने 22 सितंबर 2020 को पास कर दिया था, और इसके जो प्रोविजंस हैं वो धीरे धीरे इनफोर्स आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस जो हैं वो 21 दिसंबर 2020 से ऑलरेडी इनफोर्स आ चुके हैं। और मेजर थ्रस्ट इस अमेंडमेंट एक्ट क्या है कि हम अपने कंपनीज एक्ट 2013 को डीक्रिमिनलाइज कर दें, और जो हमारी पेनल्टीज हैं उनको थोड़ा सा लाइट कर दें। देखो, हमारी जो कंपनीज हैं, हमारी जो कॉर्पोरेट्स हैं, हमारे जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं, उनकी डिमांड थी कि कंपनी लॉ के अंदर बहुत सारी पेनल्टीज बता रखी हैं और बहुत सारे ऑफेंसेस को क्रिमिनल ऑफेंस यहां पे बना रखा है। तो कोई छोटा सा ऑफेंस हो उसके लिए भी बहुत बड़ी पेनल्टी दे रखी थी, और इसीलिए यहां पे हमने अपने एक्ट को रिफॉर्म किया, बहुत सारी पेनल्टीज को लाइट किया, और जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हमारे हुआ करते थे अब उन्हें हमने खत्म करके उनकी जगह पे कुछ फाइन के प्रोविजन जो है इंसर्ट कर दिए। इसके अलावा हमने अपने जो CSR लॉ है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ, उससे जुड़े कुछ प्रोविजंस डाले हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन से जुड़े कुछ प्रोविजन है, प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े कुछ प्रोविजन है, और नॉन लिस्टेड कंपनीज भी कुछ अपने पीरियोडिक फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिश करें, इससे जुड़े कुछ प्रोविजंस यहां पे बना रखे हैं। तो अगर बात करें इस अमेंडमेंट एक्ट का क्या उद्देश्य था, तो यहां पे हमारे पास है जी स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट एक्ट का क्या उद्देश्य हमारे पास है, तो सभी आपके पास यहां पे ऑब्जेक्टिव्स इसके आ गए हैं। सबसे पहला तो जैसे आपको बता रहे थे, डीक्रिमिनलाइज सर्टेन ऑफेंसेस। तो बहुत सारे ऑफेंसेस हमारे ऐसे थे जिसके अंदर बहुत रिगरस पेनल्टीज बता रखी थी, और यहाँ पे वो ऑफेंसेस को इतने ज्यादा बड़े नहीं थे, माइनर ऑफेंस थे, कोई ज्यादा फ्रॉड नहीं हो रहा था इनके अंदर, कोई ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए इन ऑफेंसेस की पनिशमेंट पेनल्टीज हमने कम करी। और इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको यहां पे पावर दी गई कि अगर वो चाहे तो सेबी के साथ कंसल्ट करके कुछ कंपनीज को लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में से निकाल सकती है। इसके बारे में और बातें आपसे आगे करेंगे। और इसके अलावा एक नया चैप्टर यहां पे इंसर्ट किया गया। नया चैप्टर है जी 21A, प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ा चैप्टर इंसर्ट किया गया। कंपनीज एक्ट 2013 में इसका चैप्टर नहीं था, बट हमारा जो पुराना कंपनीज एक्ट 1956 है उसके अंदर इसका चैप्टर डाला गया था। तो अब हमारे नए कंपनी लॉ में भी इसका चैप्टर आ गया। क्या होती हैं प्रोड्यूसर कंपनीज, ये भी आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के बेंचेस सेटअप करने के लिए भी बात की गई है। और हमारे जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, अगर प्रॉफिट्स सफिशिएंट नहीं होते तो उनको रेम्यूनरेशन दी जाए, ऐसे कुछ प्रोविजंस डाले गए हैं। और साथ ही यहां पे बोला गया जी, हमारी स्मॉल कंपनीज, 1 पर्सन कंपनीज, प्रोड्यूसर कंपनीज और स्टार्टअप कंपनीज जो हैं उनके लिए कम पेनल्टीज होनी चाहिए, उससे जुड़े प्रोविजन भी डाले गए। इसके अलावा आपने शेयर्स का राइट इशू लेकर आना है तो उसे स्पीड अप करने के लिए कुछ प्रोविजन डाले गए। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़े कुछ प्रोविजंस हैं, इनकी बात डिटेल में आपसे आगे कर लेंगे जी। और इसके साथ साथ यहाँ पे हमारी जो एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं करी गई थी उनको फाइल करने के लिए एक विंडो दी गई कि आप इतने टाइम तक फाइल कर दो, पेनल्टीज नहीं लगाई जाएंगी। और यहाँ पे हमारी कुछ अनलिस्टेड कंपनीज को भी कहा गया कि अपने पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हैं वो प्रिपेयर करें और फाइल करें। और साथ ही हमारी इंडियन कंपनीज, देखो जी, हमारी जो इंडियन कंपनीज है उनको अलाउ किया गया कि वो परमिसिबल फॉरेन जुरिस्डिक्शंस जो हैं उनमें भी अपनी लिस्टिंग करा सकती हैं। तो इंडियन कंपनी के शेयर जो हैं बाहर की जुरिस्डिक्शंस, बाहर की कंट्रीज में भी आपको लिस्ट होते हुए अब देख सकते हैं। तो इसका जो मेजर फीचर था अमेंडमेंट एक्ट का, वो हमारे पास है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ द कंपनीज लॉ। हमारी पेनल्टीज को रिड्यूस किया गया है। तो काफी सारे जो ऑफेंसेस हैं उनके लिए इंप्रिजनमेंट हुआ करती थी, उसे हटा दिया गया। कई जगह पे बहुत हेवी फाइन हुआ करते थे, अब वहां पे आपका फाइन जो है वो थोड़े से कम कर दिए।
और यहाँ पे कई हमारे छोटे मोटे माइनर ओमिशंस होते थे, उनके लिए भी आपके जो पेनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको भी ओमिट यहाँ पे कर दिया। और जैसा कि आपको बता रहे थे, हमारी जो 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है और प्रोड्यूसर कंपनी है, अगर ये या इनके कोई ऑफिसर डिफॉल्ट करते हैं तो इनके ऊपर आधी पेनल्टी लगाई जाएगी, 1/2 ऑफ द पेनल्टी इनके ऊपर लगाई जाएगी। पूरी पेनल्टी नहीं लगाएंगे, इन कंपनी से बर्डन हम नहीं डालेंगे। और साथ ही मैक्सिमम पेनल्टी 2 लाख होगी कंपनी के केस में, और ऑफिसर जो है कंपनी के, उनके ऊपर मैक्सिमम पेनल्टी 1 लाख रुपए यहां पे लगाई जा सकती है। आगे है जी एक्सक्लूजन फ्रॉम द लिस्टेड कंपनीज। तो ये जो अमेंडमेंट है, ये हमारी गवर्नमेंट को एम्पावर करती है कि वो कुछ कंपनीज को लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन में से हटा सकती है। देखो, जब आप लिस्टेड बन जाते हो ना, आपके पास बहुत सारी ऑब्लिगेशंस आ जाती हैं, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी होती हैं। अब हमने क्या किया, अलाउ किया कि हम कुछ कंपनीज को इस कैटेगरी में से हटा सकते हैं। ऐसा अलाउ करने से हमने क्या कर दिया कि हमारी कुछ ऐसी कंपनीज को जो कि डेट सिक्योरिटीज केवल लिस्ट करती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, और उनको वो प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे ही अलॉट कर रही हैं, ज्यादा पब्लिक के साथ डीलिंग भी नहीं है उनकी, तो उस केस में उनको हम इतने ज्यादा प्रोविजंस का बर्डन नहीं डालना चाहते, इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स उनसे फॉलो नहीं करवाना चाहते, इसीलिए उनको यहां पे हम लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन से हटा देंगे। तो दिस कैन इंसेंटिवाइज प्राइवेट कंपनीज सीकिंग लिस्टिंग ऑफ देयर डेट सिक्योरिटीज। तो इससे क्या होगा, हमारी जो प्राइवेट कंपनीज है लिस्टिंग से डरा करती थी, अब वो प्राइवेट कंपनीज जो है लिस्टिंग से नहीं डरेंगी, अपनी डेट सिक्योरिटीज की लिस्टिंग करा लेंगी, क्योंकि सारी लिस्टेड कंपनीज वाली प्रोविजन उन्हें कंप्लाई नहीं करनी पड़ेंगी। इसके बाद है जी एग्जम्पशन फ्रॉम फाइलिंग दी रेजोल्यूशंस। तो हमारा जो कंपनीज एक्ट है वो हमें रिक्वायर करता है कंपनीज को कि उन्हें कुछ रेजोल्यूशंस जो अपनी हैं वो आरओसी के पास फाइल करनी है। जैसे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो पैसा बोरो कर रहे हैं या फिर लोन्स वगैरह दे रहे हैं, तो उनको इसकी रेजोल्यूशन आरओसी के पास जो है देनी जरूरी होती थी। बट बैंकिंग कंपनीज तो काम ही यही करती हैं, इसीलिए उनको एग्जम्पशन दी गई कि उन्हें ये रेजोल्यूशन जो है वो आरओसी के पास देने की जरूरत नहीं है। अब ये जो एग्जम्पशन है ये एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे भी एक्सटेंड कर दी गई है। इसके बाद है जी हमारी सीएसआर से जुड़े प्रोविजंस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप सभी जानते हैं कि अगर हमारी बड़ी कंपनीज हैं तो उनको अपने प्रॉफिट का 2% जो है सीएसआर में कंट्रीब्यूट करना है। अब यहां पे एक प्रोविजन हुआ करता था कि हमारी जो कंपनीज हैं उनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी बनानी होती थी। अब हमने कहा कि अगर आपका जो सीएसआर का अमाउंट है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, 50 लाख रुपए तक का ही आपका सीएसआर का अमाउंट बनता है, तो उस केस में आपको अलग से सीएसआर की कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। सीएसआर कमेटी के जो फंक्शंस है वो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही पूरे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर किसी साल में आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज्यादा खर्चा कर देते हैं सीएसआर के ऊपर, तो 2% आपको खर्चा करना है, आपने 2% से ज्यादा खर्चा कर दिया तो जो आपने एक्सेस खर्चा किया उसे आप अगले फाइनेंशियल ईयर्स में सेट ऑफ कर सकते हैं। ऐसा सेटिंग ऑफ का प्रोविजन भी यहां पे डाला गया। और इसके साथ साथ जो क्वांटम ऑफ द पेनल्टी है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। नॉर्मली जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट है उसने हमारी जो पेनल्टीज हैं उनकी क्वांटम को घटाया, बट यहां पे सीएसआर के अंदर स्ट्रिंजेंट पेनल्टी जो है वो इन्फोर्स की गई है कि अगर आप सीएसआर के प्रोविजंस को वायलेट करते हो तो आपके ऊपर कम से कम 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगेगी डिफॉल्टिंग कंपनी पे, और 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी फॉर ईच डिफॉल्टिंग ऑफिसर। तो इसके लिए स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज यहां पे इंट्रोड्यूस करी गई हैं। इसके अलावा हमारे पास इस अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बताया गया कि नए बेंचेस एस्टेब्लिश किए जाएंगे नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के न्यू दिल्ली के अंदर। अब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यहां पे क्या है जी, ये अपीलेट ट्रिब्यूनल है, यानी कि अपील से सुनेगा। किसके ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील सुनेगा? आपके नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील सुनने वाला है। इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के कोई ऑर्डर्स हैं उनके अगेंस्ट भी अपील सुनने वाला है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के कोई ऑर्डर्स हैं उनके अगेंस्ट भी यही अपील जो है वो सुनने वाला है। इसका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। अगर कोई लीगल डिस्प्यूट है इसके डिसीजन को लेकर तो आप उसे फर्दर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स। तो आप सभी जानते हैं कि हमारी जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको अपने क्वार्टरली बेसिस पे फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्रिपेयर करने होते हैं, पब्लिश भी करते हैं। पर यहां पे कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो कुछ अनलिस्टेड कंपनीज को भी कह सकते हैं कि वो भी पीरियोडिकल बेसिस पे अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हैं उनको प्रिपेयर करें।
तो यहाँ पे कहा गया कि जो पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स होंगे उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रूव करना होगा और स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को भी उनका रिव्यू करना होगा। ये प्रोविजन इसीलिए डाला जा रहा है ताकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है उसे कहीं ना कहीं इंप्रूव कर सकें। इसके बाद है जी ऑडिटिंग से जुड़े कुछ प्रोविजन, ऑडिटर से जुड़े कुछ प्रोविजन, जैसे कि हमारा जो सेक्शन 140 सबसेक्शन 2 है कंपनीज एक्ट 2013 का, वो कहता है कि अगर हमारे ऑडिटर ने रिजाइन किया है किसी कंपनी से तो उसे एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फिल करना है, उसमें उसे रीजंस बताने हैं विद रिगार्ड टू हिज रेजिग्नेशन। बट अगर वो ऐसा फाइल नहीं करता, 140 सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करता, तो उस पर यहाँ पे पेनल्टी लगाए जाने के भी प्रोविजन है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके ऊपर 5 लाख तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अब हमने अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया और कहा जी कि आप 5 लाख रुपए की पेनल्टी नहीं बल्कि केवल 2 लाख रुपए की मैक्सिमम पेनल्टी ऑडिटर पे लगाई जा सकती है इस ओमिशन के लिए। अगर इस प्रोविजन का ऑडिटर ने वायलेशन किया तो पेनल्टी अब 5 लाख नहीं लगेगी, अब केवल 2 लाख की पेनल्टी यहां पे लगाई जा सकती है। इसके बाद है ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू रिपोर्ट फ्रॉड। तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ये बात करता है कि अगर ऑडिटर को कोई फ्रॉड मिला तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है, और 143 सबसेक्शन 15 बताता है कि अगर ऑडिटर ने ऐसा नहीं किया तो उस पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। अब यहां पे अमेंडमेंट हम लेकर आए कि अगर ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी अगर 143(12) के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करता तो अगर तो लिस्टेड कंपनी है तो 5 लाख तक की पेनल्टी लगेगी और कोई और कंपनी है तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। इससे पहले प्रोविजन था कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो 25 लाख की पेनल्टी लगती थी, कोई और कंपनी है तो भी 25 लाख की पेनल्टी लगती थी। अब यहां पे इसे 5 लाख और 1 लाख जो है वो कर दिया गया। तो यहां पे अगेन ऑडिटर के ऊपर जो पेनल्टीज थी उनको कम कर दिया गया। इसके बाद बात करते हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन से जुड़े हुए कुछ प्रोविजन की। तो माय डियर फ्रेंड्स, अमेंडमेंट से पहले हमारा जो एक्ट था वो ये केवल अलाउ करता था कि आप अपने जो डायरेक्टर्स हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, उनको केवल सिटिंग फीस ही पे कर सकते हैं अगर आपकी कंपनी के पास ज्यादा प्रॉफिट अराइज नहीं हुए, इनएडिक्वेट प्रॉफिट है या फिर आपकी कंपनी को लॉस हो गए, तो आपकी जो सैलरी है, इनकी जो रेम्यूनरेशन है उसके ऊपर कैपिंग लगाई गई थी। बट अब इस अमेंडमेंट के बाद कहा गया कि हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को एक फिक्स रेम्यूनरेशन दे सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, बट सब्जेक्ट टू द लिमिट्स व्हिच आर प्रोवाइडेड अंडर द शेड्यूल 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट। इसके बाद है जी राइट इशू ऑफ द शेयर्स। तो राइट इशू आप सभी जानते हैं कि हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट देते हैं कि अगर वो चाहे तो कंपनी के अंदर और एडिशनल नए शेयर्स परचेज कर सकते हैं। अब पहले क्या प्रोविजन था, अब पहले ये प्रोविजन था इन केस ऑफ अ राइट इशू बाय अ कंपनी, तो ऑफर पीरियड वाज रिक्वायर्ड टू रिमेन ओपन फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 15 डेज। यानी कि अगर कोई कंपनी राइट इशू लेकर आई है तो उसे कम से कम 15 दिन पब्लिक को देने हैं कि वो इस राइट इशू के लिए अप्लाई कर सके। अगर वो इस 15 दिन से कम समय देना चाहती है तो शेयर होल्डर जो हैं उनकी अप्रूवल रिक्वायर्ड होती थी, कम से कम 90% शेयर होल्डर्स की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती थी अगर आपको इसे 15 डेज से कम करना है। अब इस अमेंडमेंट ने क्या किया, अलाउ किया कि इस 15 डेज की टाइमलाइन को आप रिड्यूस कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस 15 डेज की टाइमलाइन को रिड्यूस कर सकती है। इससे फायदा यह होगा कि हमारी कंपनीज को 15 दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो कम ड्यूरेशन भी रख सकती हैं और जल्दी से उन्हें जो पैसा है वो मिल जाएगा, जल्दी से इशू क्लोज कर सकती हैं और जल्दी से जो पैसा है वो एक्सेस कर सकती हैं। इसके बाद हमारे पास प्रोविजंस हैं जी प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े हुए। तो हमारे पास एक नया चैप्टर इंसर्ट किया गया कंपनीज एक्ट 2013 में प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ा हुआ, और इससे मिलता जुलता चैप्टर हमारे पास कंपनीज एक्ट 1956 में भी हुआ करता था। देखो जी, हमारे जो प्रोड्यूसर कंपनीज हैं वो बेसिकली फार्मर्स और एग्रीकल्चरिस्ट वगैरह जो हैं उनकी कंपनीज हैं। वो मिलकर एक कंपनी बनाते हैं जिसके थ्रू अपना जो प्रोड्यूस है उसकी मार्केटिंग करते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, हैंडलिंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये बेसिकली फार्मर्स और एग्रीकल्चरिस्ट जो हैं उनकी कंपनी है, और इसे हाइब्रिड भी बोला जाता है, इसे कॉम्बिनेशन भी बोला जाता है ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अलग से प्रोड्यूसर कंपनीज बनती हैं, इनको काफी रिलैक्सेशंस भी मिलती हैं, और मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही था कि हमारे पास जो फार्मर्स और एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सकें, इंश्योर करें कि वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में काम करें, और इससे उनके प्रॉफिट्स जो हैं वो भी बढ़े और उनका जो स्टेटस है वो भी बढ़े।
तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन यहाँ पे। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट चेक एमसीक्यू आपके लिए। अब प्रोड्यूसर कंपनी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, तो प्रोड्यूसर कंपनी किसका कॉम्बिनेशन है ये आपको यहाँ पे हमें बताना है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। तो ये था हमारा डिस्कशन। यहाँ पे हमने कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के जो प्रोविजंस हैं उनके ऊपर डिस्कशन किया, जाना कि क्या क्या चेंजेस लेकर आए हैं, क्या मेजर चेंजेस आए हैं हमारे कंपनी लॉ में आफ्टर दिस अमेंडमेंट। उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आई हैं, और इसी उम्मीद के साथ इस सेशन को एंड कर रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।